हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट की। और ग्रुप 15 के एलिमेंट में हम वहां से बात करेंगे जहां पे कल हमने फिनिश किया था। कल हमने अमोनिया की केमिकल रिएक्शंस को पढ़ा था, इसको फिनिश किया था। इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हमको अमोनिया की केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनने और साथ ही साथ नाइट्रिक अम्ल के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, चलो शुरू करेंगे हम अपने लेक्चर को बिना किसी देरी के। कुछ क्वेश्चंस भी लेके आए आपके लिए आज, लेकिन उन क्वेश्चन पे जाने से पहले हम बात करेंगे उस अमोनिया की जो हमने कल स्टार्ट किया था। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अमोनिया के बारे में आप जानते हैं, मैंने आपको इसकी निर्माण की विधि बताई थी। मैंने क्या क्या बताया था, बनाने की विधि, ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि भैया बनाने की विधि के अलावा इसके भौतिक गुणधर्म क्या है। भौतिक गुणधर्म मैंने आपको बताया था। और भौतिक गुणधर्म के बाद मैंने आपको कुछ रासायनिक गुणधर्म भी बताया। ये तीन पार्ट में हम इस अमोनिया को समझते हैं। बनाने की विधि मैंने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विधि जो है हैबर विधि। नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करवाते हो, लो टेंपरेचर और हाई प्रेशर पे आयरन उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में अमोनिया का निर्माण होता है। ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनता है। भौतिक गुणधर्म मैं आपको बता चुका हूँ, तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है, ध्यान रहा। और मैं आपको बताया था कि इस अमोनिया की जो भौतिक अवस्था है वो सामान्य रूप से द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया था। द्रव और ठोस दोनों भौतिक अवस्था इसकी संभव है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी भौतिक अवस्था द्रव और ठोस के अंदर, ये बता चुका हूं। और तीसरा पढ़ा रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था ये कि अमोनिया जो होता है ये पानी में जाने पर क्या देता है, OH माइनस आयन देता है। अमोनिया जो है वो पानी में जाने पर OH माइनस आयन देता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और OH माइनस आयन किस तरीके से देता है इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि पहले अमोनिया जो है वो पानी के साथ मिलेगा तो NH4OH बनाएगा। अमोनिया जब पानी के साथ मिलेगा तो NH4OH बनाएगा। और ये NH4OH जो है ये आगे टूट जाता है NH4 प्लस और OH माइनस, ये मैं आपको बता चुका हूं। और इस रिएक्शन से ये साबित होता है कि अमोनिया जो है वो क्या है, क्षारीय प्रकृति का। किस प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का। इसके अलावा मैंने आपको बात बताई थी कि अमोनिया जो है इसकी क्षारीय प्रकृति को हम इस तरीके से भी साबित कर सकते हैं कि अमोनिया क्षार है। इसको साबित करने के लिए हम इसकी क्रिया करवाते हैं अम्ल से। अमोनिया HCl के साथ में क्रिया करके NH4Cl बनाता है। तो ये अभी इस बात को साबित करेगी कि अमोनिया की प्रकृति क्षारीय है क्योंकि अम्ल से क्रिया करके NH4Cl बनाता है, ये मैं बता चुका हूं। तीसरी रिएक्शन मैंने आपको बताई थी कि ये ZnCl2 जिंक के लवण के साथ में अमोनिया का जलीय विलयन क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड का श्वेत अवक्षेप। ये मैंने आपको बताया था, याद है। तो ZnCl2 NH4OH के साथ रिएक्शन करेगा और जिंक हाइड्रोक्साइड का श्वेत अवक्षेप बनाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। साथ ही साथ यहां पे क्या निकलेगा, NH4Cl, यहां पे आ जाएगा ट्वाइस NH4Cl। ये रिएक्शन यहां तक मैं आपको बता चुका हूं। ये मैंने आपको कल रिएक्शन बताई थी, यहां तक का पार्ट हो चुका है। ये था रिवीजन आपका, पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसका ये है क्या, रिवीजन। इतना पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हमको यहां से आगे की बात करते हैं। ये जो तीसरा पॉइंट है ना बेटा, विभिन्न प्रकार के जिंक धातु के लवणों के साथ क्रिया करके अमोनिया का जलीय विलयन जो है वो अवक्षेप प्रदान करता है। ये जो रिएक्शन है बेटा, इसमें एक रिएक्शन को और पढ़नी होती है और वो है Fe2O3 की रिएक्शन। Fe2O3 जो है, ठीक है, ये FeCl3, माफ करना, FeCl3। इसी क्रम में एक रिएक्शन और है FeCl3। इस FeCl3 की रिएक्शन अमोनिया के जलीय विलयन से करते हैं। तो ऐसा करने पर Fe2O3 डॉट XH2 ये प्राप्त होता है। और भैया अमोनिया जो है वो Cl के साथ मिलकर के NH4Cl बनाता है। यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। और अमोनिया यहाँ पे 3 लिखे तो आप यहाँ पे इसको 3 लिखोगे। ठीक है, तो FeOH का होल थ्राइस इस तरह से आपके कंपाउंड बन जाएगा। OH होल थ्राइस मतलब कि हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स ये बनेगा इस तरह से। तो ये पूरी रिएक्शन भैया आपको ध्यान रखनी है। आयरन कितने 2, अगर मैं आयरन को यहाँ पे 2, अच्छा एक काम करते हैं हम यहाँ पे आयरन को 2 लगा करके देखते हैं। क्लोरीन कितना हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा 6। एक काम करो, क्लोरीन 6 तो यहाँ पे 6 लगा दो, इसको बैलेंसिंग ढंग से कर लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पे लगा दो आप 6, क्लोरीन 6 तो अमोनिया भी 6, तो यहाँ पे आप लिखोगे 6, ये 6 आ गया। अब देखो अमोनियम 6, क्लोरीन 6, आयरन 2, आयरन 2, ठीक है। और ऑक्सीजन भैया आपके यहाँ पर कितने 3 ये, और 3 अगर मैं वहां लगा दूं तो 3 और 3 6 हो जाएंगे। हाँ तो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऑक्सीजन 3 और 3 यहाँ पे। अब देखो, अब क्या संतुलित है, देखो इसका भूरा अवक्षेप आता है, ये भूरा अवक्षेप देता है। अब संतुलित क्या देखो, NH4 6 है, NH4 6, क्लोरीन 2 3 6, क्लोरीन 6, ठीक है। आयरन 2, आयरन 2, ऑक्सीजन 6 3 और 3 6, हाइड्रोजन 6, यहाँ से 6 तो हाइड्रोजन यहाँ से 6, बिल्कुल सही है, संतुलित है। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें अमोनिया का जलीय विलयन धातु के लवणों के साथ रिएक्शन करके अमोनियम लवण बनाता है। और इसमें आपको विभिन्न प्रकार के अवक्षेप देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे इसका आता है भूरा अवक्षेप आता है, इसका आपका श्वेत अवक्षेप आता है, श्वेत अवक्षेप, भूरा अवक्षेप, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से तीसरा गुणधर्म हो गया, तीसरे के बाद चौथा गुणधर्म। चौथा गुणधर्म क्या भैया, बहुत आसान, अमोनिया की कॉपर +2 तथा सिल्वर प्लस जैसे आयनों के साथ अभिक्रिया अमोनिया की लुईस क्षार प्रकृति को दर्शाती है। अमोनिया की कॉपर +2 और Ag प्लस जैसे आयनों के साथ अभिक्रिया अमोनिया की लुईस क्षार प्रकृति को दर्शाती है। मतलब कि कॉपर +2 इसके साथ में अमोनिया क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा एक संकुल जिसे हम बोलते हैं कॉपर टेट्रा एमीन कॉपर आयन, टेट्रा एमीन कॉपर द्वितीय आयन बोलते हैं। इसका नाम होता है एमीन कितने 4, तो ये एमीन 4, तो इसको बोलते हैं टेट्रा एमीन, ये क्या कॉपर, टेट्रा एमीन कॉपर कितना आवश्यक, द्वितीय आयन, ये नाम हो जाएगा।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभिक्रिया क्यों हो रही है, क्योंकि अमोनिया के पास क्या लोन पे। अगर अमोनिया के पास लोन पे है तो लुईस क्षार प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो ये हो जाएगा लुईस क्षार। लुईस क्षार का मतलब क्या, ये हो जाएगा लुईस क्षार। लुईस क्षार का मतलब जो एकाकी युग्म का दान करता है, और ये हो जाएगा लुईस अम्ल जो कि एकाकी युग्म को ग्रहण करता है। एकाकी युग्म का दान करता है, एकाकी युग्म को ग्रहण करता है। इस तरह से बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर जो होता है, अच्छा एक चीज कॉपर प्लस जो इसका रंग होता है नीला, ये नीले रंग का होता है, और जब अमोनिया के साथ में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा गहरा नीला। क्या हो जाएगा, गहरा नीला। इसी प्रकार से Ag प्लस की बात करें तो Ag प्लस Cl माइनस से मिलता है पहले, ठीक है, Ag प्लस Cl माइनस से मिलता है। Ag प्लस Cl माइनस से मिलकर क्या बनाएगा, पहले बनाएगा AgCl, AgCl बनाएगा, और ये AgCl जो है ये अमोनिया के साथ क्रिया करता है। इधर अमोनिया के साथ, यहाँ पे अमोनिया कितने 4, ये Ag प्लस जो AgCl जो है ये अमोनिया के साथ क्रिया करता है, अमोनिया के दोनों के साथ, ये बनता है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, ये बनता है। तो आप इन अभिक्रियाओं में देख सकते हैं, क्या आप इन अभिक्रियाओं में देख सकते हैं कि सिल्वर धनायन और कॉपर धनायन जो है ये अमोनिया के साथ में क्या बना रहे हैं, संकुल बना रहे हैं। क्लियर, तो इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, आप इनको नोट करो, चलिए नोट कर लो, ठीक है। ध्यान रखना कॉपर प्लस जो आयन है इसका रंग होता है नीला, और इसका होता है गहरा नीला। उसी प्रकार से ये होता है श्वेत, ये श्वेत अवक्षेप है, AgCl का, AgCl श्वेत अवक्षेप है, ये श्वेत अवक्षेप है, ये श्वेत अवक्षेप अमोनिया के साथ में जुड़ेगा, रंगहीन संकुल बनाएगा। कैसा बनाएगा, ये रंगहीन। ये होता है सॉलिड, ये जलीय माध्यम में होता है, ये भी जलीय माध्यम में होता है, ये है आपका सॉलिड अमोनिया माध्यम में, ये बन जाएगा एक्वस मीडियम में, ये रंगहीन होता है भैया। इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन शो करता है। तो ये है अमोनिया की वो सारी रिएक्शन जो कि हमको ध्यान रखनी है। अब आते हैं अमोनिया के कुछ गुणधर्मों पे, उपयोगों पे, गुणधर्म में उपयोग, अमोनिया के उपयोग। अमोनिया के उपयोग क्या है, तो अमोनिया कई नाइट्रोजन उर्वरकों के निर्माण में, उत्पादन में, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, सल्फेट, कुछ अकार्बनिक यौगिकों के उत्पादन में, जिससे नाइट्रिक अम्ल एक प्रमुख है, उसको बनाने में, अमोनिया प्रशीतक के रूप में, एनवायरमेंट को ठंडा करने, प्रशीतक मतलब ठंडा माहौल क्रिएट करने में उपयोग में आता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए। क्वेश्चन क्या देखो, अमोनिया लुईस क्षार की तरह व्यवहार क्यों करता है। बहुत ही सिंपल आंसर है, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। नाइट्रोजन अमोनिया में नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसके पास भी लोन पे होगा वो क्या होगा, लुईस क्षार। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। अमोनिया की लब्धि को बनाने के लिए हेबर प्रोसेस में क्या करते हैं, हेबर प्रोसेस में अमोनिया की लब्धि को बढ़ाने के लिए ताप कम और दाब रखा जाता है उच्च, कम ताप और दाब उच्च रखा जाता है। दूसरा Cu+2 के विलयन के साथ अमोनिया कैसे क्रिया करता है, तो आपको बता चुका हूं Cu+2 जो है वो अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या बनता है, CuNH3 का होल 4+2, ये बनता है। इस तरह से यहाँ पे क्या होती है, ये नीला है, ये गहरा नीला हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, इतना आसान। ये क्वेश्चन हो गए। चल अब हमको अगला क्या पढ़ना है, अगला हमको पढ़ना है ये ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड ये पढ़ना है। डोंट वरी, घबराइए मत, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको पूरा लिख लिख के पढ़ाऊंगा, आपको कितना लिखना है कितना ध्यान रखना वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। सबसे पहला इसमें कौन सा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, सबसे पहला है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं एक एक कंपाउंड को, एक एक ऑक्साइड को मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन मतलब N2, डाई नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं, N2, ऑक्साइड, ऑक्साइड को O, इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अच्छा इसका एक और नाम है देखो, इसका नाम है नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण होता है +1, ऑक्सीकरण को आप निकाल सकते हो, नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड। देखो नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड N2, लाफिंग गैस सुनी ना आपने, लाफिंग गैस, ये वही लाफिंग गैस, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको इसके बारे में देखना है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण कितना है, तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की यहाँ पे कितनी थी, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली +1। दूसरा यहाँ पे क्या बोला, इसके निर्माण की विधि बहुत आसान है यार, इसके निर्माण की विधि में आपको क्या करना है, अमोनियम नाइट्रेट जो है आपका, उस अमोनियम नाइट्रेट को गर्म कर दो। जैसे आप अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करोगे, गर्म करने पर क्या लगती है, लू लग जाती है, तो भैया यहाँ पे गर्म करने पर लू लग जाएगी, N2 बनेगा और पानी के 2 अणुओं का निर्माण होगा। तो इस तरह से यहाँ पे N2 का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है, किससे, अमोनियम नाइट्रेट से। बात करें, अच्छा अमोनियम नाइट्रेट से जब N2 बनता है, ये एक रंगहीन गैस है, इस गैस का कोई कलर नहीं होता और ये उदासीन होती है। ध्यान रखना N2 का गुणधर्म क्या है, N2O रंगहीन गैस है और उदासीन है। उदासीन का मतलब ना तो ये अम्ल से क्रिया करेगी, ना ही क्षार से क्रिया करेगी, ये किसी से भी क्रिया नहीं करेगी, ना अम्ल से ना क्षार से, उदासीन है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अगला है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये मोनोऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण क्या है, ये -2, तो ये होता है +2, तो हम इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन द्वितीय ऑक्साइड। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्सीकरण कितना 2, द्वितीय, कोष्ठक में हमेशा हम नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण लिखते हैं, पीछे क्या आ जाएगा, ऑक्साइड, मतलब कि ऑक्सीकरण कितना है +2, तो ऑक्सीकरण की जगह हम क्या लिखेंगे, +2 लिखेंगे, ठीक है। निर्माण की विधि में आपको यही पे समझा रहा हूँ, बहुत आसान, इसको याद रखना, कुछ तरीके बताऊंगा, लेकिन इस पे जाने से पहले हम देखते हैं रंगहीन गैस है और उदासीन होता है। ये गैस भी क्या है, इसके गुणधर्म क्या है, ये रंगहीन गैस होती है, इसका किसी तरह का कोई कलर नहीं है और ये उदासीन होती है, मतलब कि ना तो ये अम्ल से और ना ही ये क्षार से क्रिया करती है, किसी से भी क्रिया नहीं करती।
ठीक है। चलो अब इसके निर्माण की विधि क्या बोलते हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान लगाना है। देखो अम्लीय माध्यम में FeSO4 जो है वो NaNO2 के साथ में क्रिया करता है। NaNO2 नाइट्राइड आयन जो NaNO2 में कौन सा आयन है, NaNO2 में NO2 माइनस है। NO2 माइनस बहुत अच्छा क्या होता है, ऑक्सीकारक। ये बहुत ही अच्छा क्या होता है, ऑक्सीकारक। ये बहुत ही अच्छा क्या होता है, ऑक्सीकारक। अगर ये ऑक्सीकारक इसका खुद का क्या हो जाएगा, अपचयन। NO2 माइनस से क्या बनती है, NO2 माइनस से बनती है NO, इसका हो जाता है अपचयन। तो ध्यान रखना जब भी आप यहाँ पर NO का निर्माण करना चाहते हैं तो ये NaNO2 जो है वो अम्लीय माध्यम में FeSO4 के साथ क्रिया करती है, अम्लीय माध्यम में। और NaNO2 से क्या बनता है, इस NaNO2 से बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो NaNO2 का क्या होता है, NaNO2 में नाइट्रोजन जो +3 में, +3 से ये अपचयित होकर के चला जाता है +2 में, इसका होता है अपचयन। क्या होता है अपचयन। अगर इसका हो जाएगा अपचयन तो इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। ये हो जाएगा +3 +2 से +3 इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। बहुत आसान, इसको याद रखना। NaNO2 का हो जाएगा अपचयन, NO बदल जाएगा, FeSO4 जो होगा वो ऑक्सीकृत होकर के इसमें मिल जाएगा। पानी तो आपको बनाना ही बनाना है, ये पानी तो बनता ही बनता है। इसके अलावा ध्यान रखना आपको पानी के अलावा NaHSO4 का निर्माण भी करना है। यहाँ पे NaHSO4 भी बनाना है। तो हमारे लिए रिएक्शन याद रखना बहुत आसान होगा। क्यों, क्योंकि हमें ये बताइए भाई सोडियम नाइट्रेट जो है वो अपचयित होकर NO बनाता है, तो हमें तो ये चाहिए, हमें तो इसी का निर्माण करना है, हमें तो इसी की जरूरत है, हमें जिसकी जरूरत है वो तो बन गया। ये किससे बनता है, ये NaNO2 के अपचयन से NO बनता है। और भी आपका जो FeSO4 है ये FeSO4 ऑक्सीकृत होकर के Fe2SO4 का होल्टाइड बनाता है, अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में। साथ साथ पानी और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बनता है। इस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो ये मेथड है जो कि आपको ध्यान रखना है। इसकी बैलेंसिंग जो है उसको आप ट्रिक बना करके पढ़ लो। ट्रिक क्या है, 2 2 3। तो क्रियाकारक में 2 2 3 ध्यान रहे। 2 जो है वो NaNO2 के लिए है, 2 जो है वो FeSO4 के लिए, और लास्ट में 3 जो है वो, ठीक है। चलो क्रियाकारक में 2 2 3 और उत्पाद में 1 2 2, उत्पाद में आ जाएगा 1 2 2। क्रम जरूर याद रखें। 1 आप जो बोल रहे हो फेरिक सल्फेट के लिए, 2 आप जो बोल रहे हो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के लिए है, 2 आप जो बोल रहे हो पानी के लिए, और 2 ही आपका यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड। तो 2 2 3 और 1 2 2 इस तरह से। तो ये यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये पूरा मेथड है नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने का, जिसको आपको ध्यान रखना है। तीसरा यहाँ पर है डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। चलो तीसरा है आपका डाइनाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन का मतलब देखो, ये आपका डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ट्राई मतलब कि ये ट्राई हो जाएगा, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण यहाँ पे कितना, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण होता है +3, निकाल के देखना। यहाँ पे आ जाएगा 3, पीछे क्या ऑक्सीजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड। यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड N2O3, ये हो जाएगा N2O3। कितना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण नाइट्रोजन का +3 है, ये आ जाएगा +3, ये आ जाएगा +3, ये आ जाएगा, ये आपका +3 आ जाएगा। अच्छा निर्माण की विधि बताने से पहले हम इस पे आते हैं। ये नीले कलर का ठोस है और अम्लीय है, नीले कलर का ठोस अम्लीय, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसके गुणधर्मों में आप क्या लिखेंगे, ये नीला ठोस है और अम्लीय है। अम्लीय का मतलब समझते हो, अम्लीय का मतलब अगर आप इसको पानी में घोलते हो तो नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल जैसे अम्लों का निर्माण होता है। तो इसकी प्रकृति अम्लीय इसलिए होती है क्योंकि इसको जब पानी में घोलोगे तो भैया नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल जैसे अम्लों का निर्माण होगा। चलो अब इसके निर्माण की विधि की बात करते हैं। तो निर्माण की विधि क्या देखो, तो N2O3 बनाने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया हम कराते हैं N2O4 के साथ। इससे क्या बनता है, N2O3 बनता है। तो NO की क्रिया N2O4 के साथ करोगे, नाइट्रोजन कितने 2 2 और 1 3, और ऑक्सीजन कितने 4 4 और 1 5, 5 ऑक्सीजन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 लगाओगे 2 × 3 6 हो जाएंगे। तो 6 ऑक्सीजन वहां पे 6 ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना NO की क्रिया हम N2O4 के साथ करेंगे, इससे बनता है आपका N2O3। क्या बनता है, N2O3। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ, 2 × 3 6, यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ, 2 × 2 + 4 6, तो N2O3 हो जाएगा। इस तरह से N2O3 का यहाँ पर निर्माण होता है। बात समझ में, इस तरह से यहाँ पर N2O3 का निर्माण होता है। चल अब आगे की बात करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको आप लिखते हो NO2, यहाँ पे आप लिखोगे नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, यहाँ पे आप लिखो नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है यहाँ पे +4। नाइट्रोजन पे ऑक्सीकरण क्या होता है, +4। नाइट्रोजन पे ऑक्सीकरण कितना होता है, +4, ठीक है। अच्छा इसके गुणधर्मों की बात करें तो भैया ये भूरी गैस है, अम्लीय और भूरी। देखो तो NO2 क्या है, भूरी गैस, ये रंगीन होती है और अम्लीय होती है। क्यों, वो भी बताता हूँ। ये भूरी गैस है और अम्लीय है। भूरी गैस इसलिए है क्योंकि अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं, NO2 की संरचना की, NO2 की संरचना ऐसी होती है। NO2 में नाइट्रोजन के पास होता है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये NO2 क्या है, भूरी गैस है। जब भी किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो रंग प्रदर्शित करेगा। तो ये क्या प्रदर्शित करती है, रंग, भूरी गैस है। अच्छा अम्लीय क्यों है, अम्लीय इसलिए है क्योंकि भैया NO2 पानी में जाने के बाद अम्ल HNO3 इस अम्ल का निर्माण, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। तो NO2 जो है पानी में घुलकर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, नाइट्रिक अम्ल नाइट्रस अम्लों का निर्माण करती है, इसलिए अम्लीय। अच्छा इसके निर्माण की विधि क्या है, इसके निर्माण की विधि है लेड नाइट्रेट को हाई टेंपरेचर पे गर्म करो तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 बनेगा। बस ये इसके निर्माण की विधि है। ध्यान रखनी आपको, लेड नाइट्रेट को हाई टेंपरेचर पे गर्म कर दो, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 बनता है, NO2 का निर्माण होता है। तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 का यहाँ पे निर्माण होता है। बैलेंसिंग आप और याद रखना 2 4 2, क्या हो जाएगा 2 4 2, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह से आप NO2 का निर्माण कर सकते हो। अगला मेथड है आपका N2O4, N2O4 मतलब डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। अगला है डाई
नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मतलब कि N2, डाई नाइट्रोजन N2 टेट्राऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड मतलब कि 4 ऑक्साइड। नाइट्रोजन पे आवेश कितना होगा, नाइट्रोजन पे आवेश यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4। ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे क्या होगी नाइट्रोजन की, प्लस 4। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे नाइट्रोजन ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है 4, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, इसको हम नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड भी लिखते हैं, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट +4। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहानी। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण होता है NO2 के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके N2O4 बनाते हैं। मतलब कि इधर देखो NO2, ये NO2 है, ये दूसरा NO2 है, NO2 के दोनों तरफ के एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर लेंगे और किसका निर्माण होगा, देखो N2O4 का निर्माण होगा, N2O4 बन जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, N2O4 बन जाएगा। ये होता है आपका अनुचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए इसके पास रंग होता है भूरा। ये अनुचुंबकीय भी होता है लेकिन ये रंगहीन है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है और प्रतिचुंबकीय है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण रंगहीन और प्रतिचुंबकीय है, रंगहीन है भैया ये। और देखो NO2 के दोनों आपस में जुड़ेंगे, ठंडा करने पर N2O4, गर्म करने पर ये टूटेगा NO2। मतलब कि ये दो डायरेक्शन में चल रही है, अगर आप ठंडा करोगे तो दोनों अणु जुड़ जाएंगे और अगर आप गर्म करोगे तो टूट करके NO2 बना लेगा। ये अभी क्लियर है। तो सारा आ गया भैया, निर्माण की विधि भी आ गई इसके, फिर गुणधर्म भी आ गया। उसके बाद है ये आपका नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, लास्ट नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड, लास्ट यहाँ पे है आपका डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मतलब कि डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। यहां आप लिख सकते हो नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड। नाइट्रोजन पे ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, नाइट्रोजन पे ऑक्सीकरण अवस्था है 5 +5। हम यहां लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +5, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे हो जाएगी +5। ठीक है, तो ये है यहाँ पे कहानी पूरी भैया। ये भी क्या होता है, ये भी रंगहीन ठोस है और अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, रंगहीन ठोस होता है। इसका निर्माण की विधि क्या है, नाइट्रिक अम्ल की P4O10 के साथ क्रिया कर लो, HPO3 और N2O5 का निर्माण होगा। नाइट्रिक अम्ल की क्रिया P4O10 के साथ करने पर HPO3 और N2O5 का निर्माण होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, नाइट्रिक अम्ल की क्रिया P4O10 के साथ करेंगे HPO3 प्लस N2O5, इसका निर्माण होगा। क्या है भैया इसके गुणधर्म, क्या ये रंगहीन है, ठोस और अम्लीय होता है, ये इसके गुणधर्म है। ये सारी यहाँ पर बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। इन सब की हम आकृति की बात करते हैं, इन सब की आकृति। सबसे पहले हम देखेंगे N2O, सबसे पहला कौन सा N2O की आकृति देखेंगे। N2O कैसे बनता है, देखो संरचना की हम बात करते हैं, किसकी संरचना की। N2 दो नाइट्रोजन है, तो भैया सबसे पहले आप दो नाइट्रोजन को ऐसे लगा दो, ऐसे बनता है N2। अच्छा अब क्या है ऑक्सीजन, तो ये इसका अष्टक हो चुका है पूर्ण, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं पूरे। अब इसको ऑक्सीजन को, अब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन किसको दान करता है, ऑक्सीजन को। ये बन जाएगा आपका N2। N2 की संरचना कैसी हो जाएगी, ऐसी। ठीक है, दूसरा सेकंड आपका है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं नाइट्रिक, एक नाइट्रोजन है, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा ऑक्सीजन है। इसके बाद बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाद बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में साझा कर लेंगे। इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा कैसा बन जाएगी, ये दो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये द्विबंध बनेगा, ऑक्सीजन लोन पेयर लोन पेयर, ये बन जाएगी नाइट्रिक ऑक्साइड की संरचना। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, गौर करिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6, 6 और 1 7, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। याद करो ये एग्जाम्पल जो है वो अष्टक नियम के अपवाद में आता है। मैंने आपको अष्टक नियम के अपवाद बताए थे, मैंने अष्टक नियम के कुछ अपवाद बताए थे, जैसे कि अक्रिय गैस जो होती है वो यौगिक नहीं बनाती, लेकिन कुछ अक्रिय गैसें बनाती हैं, जैसे ज़ीनोन की। फिर मैं आपको बताया अष्टक नियम के प्रसार के एग्जांपल, अपूर्ण अष्टक के एग्जांपल, उसी में था विषम इलेक्ट्रॉन प्रजाति वाला एग्जांपल। ये विषम इलेक्ट्रॉन प्रजाति है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगी भैया इसकी संरचना। ठीक है, चलो फिर तीसरा क्या है, तीसरा आपका यहाँ पर है N2O3। चलो N2O3 कैसे बनता है, आ जाओ। थर्ड यहाँ पे आ जाएगा N2O3। कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, ये लो भैया 2 नाइट्रोजन जुड़ गए। कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, एक यहाँ आ गया और दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन यहाँ, ये बन गया N2O3। इजी, एक NO2 बनाओ, दूसरी तरफ N बनाओ, ये N2O3 हो गया। चलो नंबर 4 N2O4। N2O4 क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन कम था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है। तो जिस तरीके से यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आपने लगा दिए, इस नाइट्रोजन पे भी 2 ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, वहां पे भी 2, टोटल 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। अगर एक ऑक्सीजन हटा दूं तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर वाला N2O3 बन गया। नंबर 5 यहाँ पे N2O5। क्या है भैया N2O5 की संरचना कैसी, देखो ये NO2, ये NO2 और बीच में चिपका दो क्या ऑक्सीजन, ये हो जाएगा N2O5 का संरचना। इस तरह से भैया सबकी संरचना हम यहाँ पे बना सकते हैं, आसान है बहुत। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, उनकी संरचना हो गई। अब हमको आगे क्या पढ़ना है, आगे हमको पढ़ना है भैया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रांतिकारी यौगिक नाइट्रिक अम्ल के बारे में। तो अगला टॉपिक हमारा है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है क्लियर। चल अब नाइट्रिक अम्ल जो है, इस नाइट्रिक अम्ल के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें भी हमको सबसे पहले तो इसका विरचन देखना है, इसके बनाने की विधि देखनी है, दूसरा इसमें कुछ भौतिक गुण है, वो भौतिक गुण देखने हैं, साथ ही साथ इसमें हमको देखना है सी पार्ट, रासायनिक गुण, ये देखना है। ठीक है, तो सबसे इसमें क्या देखेंगे, विरचन, बनाने की विधि क्या है इसकी, इसका निर्माण कैसे होता है। तो भैया इसका निर्माण जो होता है वो सोडियम नाइट्रेट की क्रिया H2SO4 से करने पर इसका निर्माण
होता है, मतलब कि आपने सोडियम नाइट्रेट NaNO3 की क्रिया आपने कर ली H2SO4 के साथ। इन दोनों की आपस में क्रिया करने पर क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। कैसे होता है देखो, तो H2SO4 के दो भाग, आपको होता है H2SO4 H+ देता है और HSO4 माइनस देता है। ये H+ जो है ये NO3 माइनस के साथ में क्रिया करेगा, H+ NO3 माइनस के साथ क्रिया करेगा, HNO3 बनेगा। क्या बनेगा, HNO3। और सोडियम प्लस जो है HSO4 माइनस के साथ मिलेगा NaHSO4 बनेगा। इस तरह से भैया आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल का यहाँ पे क्या होता है, इस नाइट्रिक अम्ल का यहाँ पे निर्माण होता है। बात समझ में, तो NaNO3 के H2SO4 से कर दो, H2SO4 के दो भाग कर दो, H+ और HSO4 माइनस, H+ NO3 माइनस से मिलेगा तो HNO3 बनेगा, और Na प्लस HSO4 माइनस के साथ मिलेगा तो NaHSO4 बनेगा। आसान। तो ये तो एक मेथड हो गया। एक मेथड यहाँ पर और होता है और वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड मेथड। ओस्टवाल्ड मेथड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का है और इसी के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का ज्यादातर उत्पादन होता भी है। चल क्या है ये मेथड, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो इसको हेडिंग लिख लो, लिख लिया हेडिंग। चलिए अब ओस्टवाल्ड मेथड की बात। देखो ओस्टवाल्ड मेथड क्या है, इस मेथड के अंदर सबसे पहले अमोनिया की क्रिया हम करवाते हैं किसके साथ, O2 के साथ, प्लेटिनम या रोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। सबसे पहले अमोनिया को किससे क्रिया करवाते हैं, O2 के साथ। तो होता क्या है कि एक चैम्बर है, उस चैम्बर में यहां से हम प्रोवाइड करते हैं क्या, अमोनिया को, ठीक है, किसके साथ, O2 के साथ। अमोनिया O2 को हम यहां से प्रोवाइड करते हैं। अब देखो अमोनिया O2 डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते, जब तक इनको उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया नहीं करवाई जाती तब तक ये रिएक्शन नहीं करते। यहाँ पे लगी होती है प्लेटिनम की छड़े, प्लेटिनम या रोडियम की छड़े लगी होती है। ये प्लेटिनम या रोडियम की छड़े जो है ये अमोनिया O2 को क्रिया करवाने के लिए मजबूर करती है। अगर प्लेटिनम या रोडियम उत्प्रेरक नहीं लोगे तो अमोनिया O2 के साथ में या तो क्रिया नहीं करेगी, करेगी तो बहुत धीमी गति से क्रिया करेगी। इन दोनों के आपस में क्रिया करवाने के लिए सबसे पहले हम प्लेटिनम छड़ या रोडियम उत्प्रेरक उसके इनको प्रवेश करवाते हैं, और जैसे इनको प्रवेश करवाओगे तो यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर बाहर निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर बाहर निकलेगा। इस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर ये निकल गया यहाँ से, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। बैलेंसिंग करने का तरीका मैंने ऐसे याद रखा, 4 5 4 6, 4 5 4 6, ये हो गई बैलेंसिंग। अब यहाँ से क्या निकल रही है, NO प्लस H2। क्या निकल भैया, NO प्लस H2। जो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ से आगे जा रही है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो NO यहाँ से आगे जा रही है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है देखो भाई, जो NO यहाँ से आगे जाएगी उस NO पे यहाँ से लगातार ऑक्सीजन का प्रभाव होता है। इससे NO तो बन गई नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इस NO पर ये जो ऑक्सीजन है ना वो लगातार प्रभावित होती रहती है। आगे जाकर के ये NO O2 से मिलकर के क्या बनाती है, NO2 बनाती है। और इस NO2 के साथ में यहाँ से होता है पानी का छिड़काव। यहाँ पे हम करते हैं पानी का छिड़काव इस NO2 के साथ। ये NO2 इस पानी के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, ये NO2 इस पानी के साथ मिलेगा तो बनाएगा HNO3। क्या बनाएगा, HNO3। ये NO2 इस पानी के साथ मिलेगा तो यहाँ से बनेगा क्या, HNO3 प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। HNO3 यहाँ से बाहर निकालोगे और नाइट्रिक ऑक्साइड जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ से निकल करके, इस नाइट्रिक ऑक्साइड को यहाँ से निकाल करके हम फिर से प्रवेश करवाते हैं इस जगह पे, यहाँ पे प्रवेश करवाते हैं। यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती है और फिर से इस जगह प्रवेश करती है। क्यों प्रवेश करती है, ताकि यहाँ से निकली नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से पानी के साथ मिलकर के किसका निर्माण कर सके, नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन के साथ मिलकर किसका निर्माण कर सके, NO2 का निर्माण कर सके। तो ये यहाँ पर हमको बात ध्यान रखनी है। चलो तो इसको हम एक बार फिर समझते हैं। तो देखो अमोनिया जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी, सबसे पहले अमोनिया O2 के साथ क्या करेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड और पानी बनाएगी। नाइट्रिक ऑक्साइड और पानी बन गया, ये देखो नाइट्रिक ऑक्साइड और पानी बन गया। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड और पानी है ये आगे चलता जाएगा, आगे जाएगा। हम लगातार O2 को इसमें प्रोवाइड करते हैं, तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे बनेगी वो O2 के साथ में क्रिया करके क्या बना लेगी, NO2 बना लेगी। तो 2 और यहाँ 2 ये NO2 बन गया। तो ये भैया आ गया नाइट्रिक ऑक्साइड O2 के साथ क्रिया करके क्या बना ली, NO2 बना ली। ये जो NO2 है ना, इस NO2 पर हम बौछार करते हैं किसकी, इस NO2 पर हम बौछार करते हैं पानी। NO2 पर पानी की बौछार होती है तो NO2 पानी मिलते हैं और क्या बनाते हैं, HNO3 प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है, HNO3 प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर। आप सब यहाँ पे थोड़ा बैलेंस कर लो, 3 इसको लिख लो आप 2, अगर मैं 2 लिखूंगा ना, 2 नाइट्रोजन 1 3 नाइट्रोजन हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 3 6, 6 और 1 7 और हाइड्रोजन हो गए 2, तो हाइड्रोजन 2 बस बैलेंस हो गया। ये बन गया भैया आपका HNO3 जिसका वेट करते हैं। यहाँ बनने वाली जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, यहाँ बनने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से यहाँ पर जाएगी और पुनः यहाँ पर अभिक्रिया के अंदर इसका इस्तेमाल होगा, फिर से HNO3 बनेगा। मतलब कि जैसे ही अभिक्रिया होगी नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी, फिर से इसको पकड़ करके हम यहाँ इस अभिक्रिया में डालेंगे, O2 से क्रिया करके NO2 बनेगी, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड बना, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को यहाँ डाला। इस तरह से बार-बार इसको हम रिसाइकल करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण बढ़ा सकते हैं। ये है आपका ओस्टवाल्ड मेथड। ओस्टवाल्ड मेथड में हमने क्या किया, इधर देखना बेटा, ठीक है। ओस्टवाल्ड मेथड में सबसे पहले अमोनिया की O2 से क्रिया करें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमोनिया O2 आपस में अकेले अकेले क्रिया नहीं कर पाते बिना उत्प्रेरक के, इसीलिए प्लेटिनम और रोडियम जो होते हैं वो इन दोनों क्रिया करवाते हैं। जैसे इन दोनों की क्रिया होगी क्या बन जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। क्या बताया था मैंने जुगाड़, 4 5 4 6, 4 5 4 6, इसका इस तरह से निर्माण होगा। जो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ बनेगी वो नाइट्रिक ऑक्साइड O2 से क्रिया करेगी और NO2 का निर्माण करेगी। संतुलित कर लो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनेगी वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे पानी का बौछार होगा, तो इससे बनेगी HNO3 प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। बैलेंस करना है, यहाँ पे आप 3 लगा दो, यहाँ पे आप 2 लगा दो, आसान है। इस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होगा। ये जो बनने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है,
नाइट्रिक एसिड जाने में हो गया, ये जो बनने वाला नाइट्रिक ऑक्साइड इसको हम फिर से यहाँ से पकड़ते हैं, इस अभिक्रिया में डालेंगे, फिर NO2 बनेगा, फिर NO2 पानी के ऊपर पानी से क्रिया करके HNO3 बनेगा, बार-बार NO का इस्तेमाल करके हम इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे प्राप्त होने वाला जो नाइट्रिक अम्ल है इसे सांद्र H2SO4 से सांद्रित किया जाए, क्योंकि यहाँ जो HNO3 आएगा ना उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा नमी का अंश होता है, पानी का अंश होता है, तो यहाँ से आने वाले HNO3 को हम थोड़ा सांद्रित करते हैं, इसके द्वारा सांद्र H2SO4 के द्वारा हम उसमें उपस्थित जितना भी पानी है उस पानी को हम यहाँ सांद्र H2SO4 की सहायता से हटाने का प्रयास करते हैं। पानी का अवशोषण कौन करता है? सांद्र H2SO4। जैसे सांद्र H2SO4 इसमें उपस्थित पानी का अवशोषण करेगा, नमी का अवशोषण करेगा, हमको लगभग 68% तक सांद्रित HNO3 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से भैया हमको HNO3 की प्राप्ति होगी। तो ये ओस्टवाल्ड मेथड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चल नोट कर लो फटाफट जल्दी से। ठीक है, चलो अब आते हैं कुछ गुणधर्मों पे। तो कुछ भौतिक गुण बनाने की विधि हो गई, अब आते हैं भौतिक गुण पे। यार भौतिक गुण में ये प्रकार का रंगहीन द्रव होता है, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि निर्माण के बाद ओस्टवाल्ड विधि से निर्माण करते हैं तो 68% सांद्रित HNO3 हमको प्राप्त होता है। अब ये जो HNO3 इसके कुछ रासायनिक गुणधर्म भी है, रासायनिक गुणधर्म क्या है वो हम देख लेते हैं। अगर बात करो रासायनिक गुणधर्मों की तो सबसे पहला गुणधर्म है नाइट्रिक अम्ल जो है बच्चों एक प्रबल अम्ल है। ये बात आपको अच्छे से बताइए, नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है। ये पानी में घुलने पर अगर इसको पानी में डालोगे तो किसका त्याग करेगा? H+ का। तो अम्ल की प्रवृत्ति होती है वो पानी में क्या दान करता है? ये पानी में दान करेगा H+ दान करेगा, ये H+ देगा इसको। अगर ये H+ H2 मिल जाएगा तो ये बन जाएगा H3O+, साथ ही साथ यहाँ पे क्या निकल जाएगा? NO3-। पानी में जाने पर ये नाइट्रेट आयन प्रदान करता है। बहुत ही प्रबल अम्ल है क्योंकि इसके Ka का मान अति उच्च होता है, जिसका भी Ka का मान बहुत ज्यादा होता है वो प्रबल अम्ल होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ये H+ आयन का दान करता है। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखना है कि HNO3 जो है ना ये प्रबल ऑक्सीकारक है। HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक होता है, मतलब कि आपको जब भी HNO3 कहीं किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता हुआ दिख जाए तो उस HNO3 का आप चिन्ह करो। जैसे कि HNO3 है एक प्रबल ऑक्सीकारक, मतलब कि क्रिया के दौरान ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? NO2 में परिवर्तित हो जाएगा। ये प्रबल ऑक्सीकारक है, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? स्वयं का अपचयन हो जाएगा। ऑक्सीकारक कौन होते हैं? जिनका स्वयं का क्या होता है? अपचयन होता है। ऑक्सीकारक वह है जिसका स्वयं का होता है अपचयन, HNO3 का खुद का होगा अपचयन, वो बदल जाएगा NO2 में। मतलब कि आप किसी भी एलिमेंट के साथ इसकी क्रिया करवा दो, HNO3 किसमें बदल जाएगा? HNO3 NO2 में बदल जाएगा। सबके साथ HNO3 लिख लो। किसी भी एलिमेंट के साथ में रिएक्शन करेगा HNO3 किसमें बदल जाएगा? HNO3 बदल जाएगा किसमें? जिसमें लिखा उसमें बदल जाएगा। HNO3 NO2 में बदल जाएगा, HNO3 NO2 में बदल जाएगा, 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 HNO3 NO2 में बदल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे पानी का भी निष्कासन होगा, पानी भी बनेगा। देखो कितनी आसान रिएक्शन है। एक साथ में 6 रिएक्शन के एक साथ याद कर सकते हो, 6 और 6 रिएक्शन को एक साथ याद कर सकते हो। कुछ नहीं करना, सभी एलिमेंट के साथ में HNO3 लिख लो, HNO3 को बदल दो NO2 में, पानी सब में बनाना ही बनाना है। और कॉपर जो है कॉपर बदल जाएगा कॉपर +2 में, जिंक है जिंक बदल जाएगा Zn+2 में, कार्बन है कार्बन बदल जाएगा CO2 में, आयोडीन है आयोडीन बदल जाएगा आयोडिक अम्ल में, फास्फोरस है फास्फोरस बदल जाएगा H3PO4 में, सल्फर है सल्फर बदल जाएगा H2SO4 में। कितना आसान है भैया, एक ही पेज पर 6 और 6 रिएक्शन। फिर करो HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक है, जहां पर भी HNO3 दिख जाए NO2 बदल दो। NO2 तो बनाना ही बनाना है, पानी भी बनाना है। कॉपर को कॉपर +2, Zn को Zn+2, कार्बन को CO2, आयोडीन को HIO3, फास्फोरस को H3PO4, एसिड को H2SO4। क्लियर? अब देखो ये हो गया, तो चलो प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट हमने बना दिया। 6 से रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हमको पता चल गया। अब हमको करना बैलेंसिंग। क्या करना भैया? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे करते हैं पूरा ध्यान रखो। देखो आयोडीन के आगे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी आपको आयोडीन के आगे 2 लिखना होगा। फास्फोरस के आगे 4 है, फास्फोरस के आगे 4 लिखना होगा। सल्फर के आगे 8 है, सल्फर के आगे 8 लिखना होगा। कार्बन के आगे 1 है, कार्बन के आगे 1 लिखना होगा। बहुत आसान। जिंक के यहाँ पर 1 है, जिंक के आगे आपको 1 लिखना होगा। बहुत बढ़िया। कॉपर के आगे यहाँ 1 है, कॉपर के आगे यहाँ 1 लिखना होगा। बैलेंस। ध्यान रखना, कई बच्चे पूछते हैं सर ये यौगिक कौन सा है, तो ये होता है कॉपर नाइट्रेट। 2 यहाँ चलेगा। ये यौगिक कौन सा है? जिंक नाइट्रेट। क्लियर? चलो अब आपको क्या रखना है? अब बैलेंसिंग के लिए यहाँ से याद रखो 4 4 4 कॉपर जिंक कार्बन इन तीनों में 4, यहाँ आ जाएगा 10 20 48, 10 20 और 48, 10 20 48। क्लियर? यहाँ पे HNO3 के आगे जो नंबर है ना वही नंबर NO2 के आगे भी लगाना। जैसे कि HNO3 के आगे यहाँ पे 48 तो NO2 के आगे 48 लगा दो। HNO3 के आगे क्या 20, NO2 के आगे 20 लगा दो। HNO3 के आगे क्या 10, NO2 के आगे 10 लगा दो। HNO3 के आगे क्या 4, यहाँ पे आप लगा दो 4 लगा दो। HNO3 के आगे क्या 4, नाइट्रोजन कितने 4, नाइट्रोजन 4, 2 नाइट्रोजन तो यहाँ आ गए, 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लिखो। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने 4, 2 नाइट्रोजन तो यहाँ आ गए, 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लिख लो। इस तरीके से आपको करना है। ये तो हो गया NO2 की बैलेंसिंग, ये हो गया इसकी बैलेंसिंग। अब हमको बैलेंस करना पानी को। पानी को बैलेंस करने के लिए केवल और केवल किसको देख लो? हाइड्रोजन को देख लो मेरे दोस्त। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 2, 4 करने के लिए 2 का गुणा। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, 4 करने के लिए 2 का गुणा। हाइड्रोजन कितने हैं? 4।
4 करने के लिए किसका गुणा, 2 का गुणा। हाइड्रोजन कितने हैं, 10, 10 में से 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, कितने बचे, 8, 8 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 4 कर दो, आसान है भैया। 20 हाइड्रोजन, 20 में से 4 किया 12, 12 यहाँ आ गए, 8 बचे, 8 के लिए यहाँ पे 4 कर दो, 4 2 की 8। 48 हाइड्रोजन, 48 में से 8 2 की 16, 48 में से 16 गए तो 32 बचे, 32 लाने के लिए 16 इंटू 2, 32 कर दो। एक तीर और 6 निशाने, सारी रिएक्शन एक पेज पर। यह है HNO3 की प्रबल ऑक्सीकरण प्रॉपर्टी। जनरली HNO3 जो होता है वो गोल्ड और प्लेटिनम जैसे धातु के साथ क्रिया नहीं करता, लेकिन कॉपर जिंक इनको ही ऑक्सीडेट करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको फटाफट नोट कर लो जल्दी से। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइट्रिक अम्ल का ब्राउन रिंग टेस्ट। क्या है भैया, ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत ही प्रसिद्ध परीक्षण है। ये परीक्षण जो है इसको हम बोलते हैं भूरी वलय परीक्षण। ठीक है, यह नाइट्रेट आयन के लिए के परीक्षण के लिए या NO3- के परीक्षण के लिए होता है। अगर आपको कहीं पे NO3- आयन का परीक्षण करना है, NO3- आयन का परीक्षण करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। NO3- का परीक्षण करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, NO3- का परीक्षण करने के लिए हम ब्राउन रिंग टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस परीक्षण के दौरान भूरी वलय का संकुल या भूरी वलय का बनना, इस परीक्षण के दौरान भूरी वलय का बनना NO3- नाइट्रेट आयन के लिए निश्चयात्मक परीक्षण देता है। इस परीक्षण में भूरी वलय का बनना, इस परीक्षण में किसका निर्माण होता है, भूरी वलय का निर्माण होता है। ब्राउन रिंग बनती है भैया, संकुल की ब्राउन रिंग बनती है, कैसे बनती है बताऊंगा, अभी समझाऊंगा। ठीक, इस परीक्षण में भूरी वलय का बनना NO3- आयन के लिए निश्चयात्मक परीक्षण देता है। मतलब ये है कि देखो भूरी वाला परीक्षण जो नाइट्रेट आयन का परीक्षण, अगर आपको ये पता लगाना है कि विलीन में नाइट्रेट आयन उपस्थित है या नहीं, आपने प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, लेकिन आपको टीचर बोलता होगा भैया जाओ और पता लगा करके बताओ कि नाइट्रेट आयन विलीन में है या नहीं। तो नाइट्रेट आयन का पता लगाने के लिए हम करते हैं भूरी वाले परीक्षण। इस परीक्षण के दौरान भूरी वलय का बनना इस बात को निश्चित करता है कि भैया हमारे पास जो कंपाउंड में आयन उपस्थित था वो NO3- आयन था। बात समझ में? ये अब इस परीक्षण में होता क्या, चलो इस परीक्षण में क्या होता है भैया, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम। इस परीक्षण में ली जाती है एक टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लेते हैं क्या, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लेते हैं जिस आयन का परीक्षण करना। मान लो आपको नाइट्रेट आयन का परीक्षण करना है, तो आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेते हो, नाइट्रिक अम्ल। आप इस टेस्ट ट्यूब में लेते हो नाइट्रिक अम्ल, आप इस टेस्ट ट्यूब में क्या लेते हो, नाइट्रिक अम्ल लेते हो। अगर आपको नाइट्रेट आयन का परीक्षण करना है तो नाइट्रेट आयन का परीक्षण करने के लिए HNO3 लेंगे, HNO3 के अंदर नाइट्रेट आयन होते हैं और इसमें हम मिलाते हैं क्या, इसमें हम मिलाते हैं फेरस सल्फेट को। किसको मिलाते हैं, फेरस सल्फेट को। फेरस सल्फेट को हम नाइट्रिक अम्ल में मिला करके फिर हम इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा कर देते हैं इस तरह से। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या क्या, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्लस FeSO। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है भैया HNO3 प्लस FeSO4। इस टेस्ट ट्यूब को मैंने क्या किया, पहले टेस्ट ट्यूब में मैंने HNO3 लिया, HNO3 के अंदर मैंने क्या डाल दिया, फेरस सल्फेट। अब मैंने ऐसा करने का टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, टिल्ट कर दिया। टिल्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे दीवार के सहारे, टेस्ट ट्यूब की दीवार के सहारे आहिस्ता आहिस्ता होले होले या दीवार के सहारे मैंने क्या मिलाना चालू किया, दीवार के सहारे मैंने अम्ल H2SO4 मिलाना चालू किया। क्या मिलाना चालू किया, H2SO4 अम्ल मिलाना चालू किया। जैसे मैं H2SO4 को इस दीवार के सहारे यहाँ पे मिलाऊंगा तो कुछ समय पश्चात आप यहाँ पे देखते हैं कि भैया इस अम्ल के और इस लेयर के जंक्शन पे यहाँ पर एक भूरे रंग की वलय बनने लग जाती है। कुछ समय पश्चात आप देखते हैं कि यहाँ पर एक भूरे रंग की वलय, मेरे पास भूरे कलर का पेन है नहीं, ये भूरे रंग की वलय बनने लग जाती है। और भूरे रंग की वलय जैसे बनेगी यहाँ पे भूरे रंग के छल्ले उठने लगते हैं। यहाँ पे भूरे रंग के क्या उठते हैं, छल्ले, वलय। ऐसे भूरे रंग के यहाँ पे छल्ले आपको दिखाई देते हैं, भूरे रंग के छल्ले। ये जो भूरे रंग के छल्ले जो होते हैं वलय होती है, इससे साबित हो जाएगा भैया यहाँ पे क्या था, NO3- है। तो इस परीक्षण के अंदर हमको क्या लिखना है, चलो प्रयोग क्या है, तो इस प्रयोग और परीक्षण में हमको लिखना है परत नली में नाइट्रिक अम्ल के साथ फेरस सल्फेट मिलाया जाता है तथा परत नली को टेढ़ा कर दीवार के सहारे H2SO4 को धीरे धीरे डाला जाता है। ऐसा करने पर कुछ ही समय में भूरे रंग की या भूरे रंग के छल्ले मतलब कि वलय दिखाई देने लगती है, जिससे यह साबित हो जाता है कि विलीन में NO3- आयन उपस्थित है। मतलब कि आपने क्या किया, आपने FeSO4 से आने वाला Fe+2, FeSO4 इसका दान करता है, Fe+2, ये किससे आता है, ये आता है FeSO4 से। FeSO4 से क्या है, Fe+2, और हमने क्या लिखा, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल से हमको क्या मिलता है, नाइट्रेट आयन। NO3- किससे मिलता है, नाइट्रिक अम्ल से। इन दोनों की क्रिया हम किसमें करवाते हैं, अम्लीय माध्यम में, अम्ल H2SO4 से। अम्ल H2SO4 से क्या मिलता है, H+। इनकी आपस में जैसे क्रिया होगी तो यहाँ पर बनता है भैया आपका वाटर Fe+3 और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बनता है यहाँ पे आपका। इनकी आपस में क्रिया द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड Fe+3 इनका निर्माण यहाँ पे, ठीक है। ये बन जाता है यहाँ पे। क्लियर। अब होगा क्या कि भैया
ये जो Fe+2 है ना, जब आपने Fe+2 को NO3 माइनस H1 के साथ जब आपने Fe को मिलाया अम्लीय माध्यम में, तो इसकी कुछ मात्रा से क्या बनता है Fe+3। मान लो इसकी 100% मात्रा 100 में से 40% से बन जाएगा Fe+3, 100 में से 40 अगर Fe+3 में गया 60 बचेगा। इसका जो 60% होता है, इसका 60% बनने वाले पानी के साथ में जुड़ करके एक संकुल, इस तरह का संकुल बनता है। और इसके साथ में भैया ये जो बनने वाला नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्रिया करेगा और FeH2O का होल 5NO इसका निर्माण करेगा, ये बन जाता है। और इसी के कारण हमको भूरी वलय हमको दिखाई दे रही है, इस यौगिक के संकुल के बनने के कारण दिखाई दे रही है। तो भूरी वलय का बनना भैया इसके कारण जिम्मेदार कौन है उसके लिए? ये जिम्मेदार। तो जब आप फेरस सल्फेट के अंदर नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं तो इन दोनों क्रिया से पहले बनता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ ही साथ फेरिक सल्फेट Fe+3। लेकिन यहाँ पे फेरस सल्फेट से आने वाला जो Fe+2 पूरा 100% इसमें नहीं बदलता। इस 100% का 40% ही इसमें जाता है या 50% जाता है, 60% कुछ भाग ऐसा जो शेष बचता है। तो जो शेष भाग है Fe+2 का शेष 30 से 40% होगा वो पानी के साथ जुड़ करके FeH2 का होल 6+2 बना लेगा। बात समझ में? ये वाला जो संकुल होगा ये इस बनने वाले NO के साथ जुड़ करके और एक प्रकार के नए संकुल, एक यौगिक का निर्माण करेगा जिसको हम बोलते हैं, जिसका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो होता है भूरी वलय। तो इसी संकुल के कारण हमको बेटा भूरी वलय दिखाई देती है। बात समझ में? तो इतना आप नोट कर लो, इससे आगे की बात हम थोड़ी देर में करेंगे। इसको नोट कर लो फटाफट जल्दी से। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई चीजें। ठीक है, यहाँ पे बस एक चीज सही करना, ये Fe+2 कर लें, बाकी सब आपको समझ में आ ही होगा। ठीक है, तो ये आपका नाइट्रिक अम्ल था। चलिए नाइट्रिक अम्ल के बारे में अब थोड़े उपयोग देख लेते हैं। इसके उपयोग क्या क्या है? इसके उपयोग है नाइट्रिक अम्ल के, चलो नाइट्रिक अम्ल के उपयोग लिख लेते हैं। तो लिखो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग, लिखना बेटा इसका उपयोग, बुरी वाला हो गया, बस लिखो उपयोग में इसका उपयोग अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट तथा अमोनिया के कई अन्य उर्वरक बनाने में होता है। इसके अलावा इसका जो इस्तेमाल है वो प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी होता है। ठीक है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं भैया हम फास्फोरस पे। अब अगला टॉपिक है हमारा फास्फोरस के एलोट्रोप, मतलब कि फास्फोरस के अपर रूप। क्लियर? यहाँ तक बस फास्फोरस के अपर रूप। फास्फोरस के 3 प्रकार के अपर रूप होते हैं बेटा। अपर रूप समझते हो ना? इस तत्व के ऐसे रूप जिनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। तो तत्व के एक से ज्यादा ऐसे रूप जिनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं उनको बोलते हैं एलोट्रोप। अभी 3 प्रकार के होते हैं, एक श्वेत फास्फोरस होता है, एक लाल फास्फोरस है और एक काला फास्फोरस है। सबसे पहले इसमें हमको जो पढ़ना है बेटा वो है श्वेत फास्फोरस। क्या पढ़ना है? श्वेत फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P4 से। इसका आणविक सूत्र होता है P4। श्वेत फास्फोरस को हम P4 से प्रदर्शित करते हैं। इसकी अगर संरचना की बात करूं तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की है। फास्फोरस 4 कोनों पर 4 फास्फोरस लगा दो, इनको जोड़ो। 4 कोनों पर 4 फास्फोरस, इनको जोड़ दो। आमने सामने वाले फास्फोरस को भी जोड़ दो। यहाँ पे हर फास्फोरस पे क्या लगा दो? लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन, सब पे लोन पेयर लगा दो। ये हो जाएगी भैया श्वेत फास्फोरस की संरचना। यहाँ जो बंध कोण होता है ना बेटा वो होता है 60 डिग्री। कितना होता है भैया? 60 डिग्री। और इसी बंध कोण के कारण ये जो फास्फोरस है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। आपने देखा होगा ना कि कुछ बाबा लोग आते हैं और ऐसे दुम 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 ऐसे जादू वादू कुछ करना दिखाते हैं और फिर आसमान में ऐसे फेंकते तो आग लग जाती है। तो वो आग कुछ नहीं लगती भैया, वो क्या है कि श्वेत फास्फोरस होता है। श्वेत फास्फोरस को वो हवा में उछालते हैं तो श्वेत फास्फोरस इतना ज्यादा क्रियाशील है कि वो वायु के साथ में क्रिया करके आग पकड़ लेता है। तो बाबा की बातों में नहीं है, कुछ जादूगर लोग ऐसा करते हैं भाई, एक पतीली उसमें थोड़ा श्वेत फास्फोरस छुपा दिया और कुछ भी जादू चल रहा है उसमें अचानक से आग लग गई। तो आग कुछ नहीं लग रही भैया, वो क्या हो रहा है? श्वेत फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके आग लगा। श्वेत फास्फोरस बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। तो भैया ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है श्वेत फास्फोरस। क्रिस्टलीय ठोस है जो अत्यधिक क्रियाशील होता है। अच्छा, श्वेत फास्फोरस बहुत क्रियाशील होता है। देखो बहुत आसान है। देखो फास्फोरस के पास कितने सिग्मा? देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। फास्फोरस के पास 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। फास्फोरस के पास 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। 3 और 1 कितना होता है? 3 और 1 4 होता है। जब भी 3 और 1 4, त्रिविम संख्या जब भी 4 होगी तो संकरण क्या होगा भैया? sp3। मतलब इसका संकरण क्या होता है यहाँ पे? sp3। sp3 संकरण में बंध कोण कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 29 मिनट का। लेकिन यहाँ पे बंध कोण कितना है? 60 डिग्री का होना चाहिए। 109 डिग्री 29 मिनट का बंध कोण है 60 डिग्री का। मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा कोणीय विकृति है, बहुत ज्यादा क्रियाशील, क्योंकि होना चाहिए था 109 डिग्री का और भाई साहब है कितने? 60 डिग्री। इसलिए जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा आग पकड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे? क्योंकि इसकी संरचना में कोणीय विकृति पाई जाती है, इसका बंध कोण 60 डिग्री का है, अतः यह इसे या जो इसे, ये जो इसे बहुत ज्यादा स्थायी बनाता है, जो इसे बहुत ज्यादा अत्यधिक अस्थायी बनाता है। इसी कारण बहुत ज्यादा क्या होता है? अस्थायी होता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आगे की बातें हम अगली क्लास में करेंगे। तो ये चीज हमारी फास्फोरस में हमने शुरू कर ली। तो एलोट्रोप्स तो आप पढ़ करके आना, 3 प्रकार के एलोट्रोप्स, इन तीनों को पढ़ करके आना बढ़िया से, है ना? इनके निर्माण विधि कैसे क्या होता है। और इसके अलावा हम अगली क्लास में फास्फीन और फास्फोरस के हैलाइड की बात करेंगे। हमारा वर्ग 15 जो है वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। फिर हम सीधा प्रवेश करेंगे वर्ग 16 पे।
क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाइट्रोजन कमरे के ताप पर स्थायी होता है क्योंकि इसकी बंद ऊर्जा ज्यादा है। ये रंगीन गैस है, ये विषैली नहीं है, और कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण की श्रेष्ठ परिस्थिति कौन सी? बेस्ट कंडीशन क्या है इनमें से? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन कमरे के ताप पर स्थायी क्यों? आपको बता रखा है इसकी बंद ऊर्जा क्या होती है, बहुत ज्यादा। और हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण की श्रेष्ठ परिस्थिति क्या है? कम ताप, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, आंसर आ जाएगा बी। तो भैया ये थी आज की कहानी। क्या क्या पढ़ा? HNO3, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, अमोनिया। श्वेत फास्फोरस का हमने जस्ट इंट्रोडक्शन किया है। पैनल पे होमवर्क मिल जाएगा, अगली क्लास में फास्फोरस को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और देखेंगे इसमें और कौन कौन से कंपाउंड्स और क्या रिएक्शंस है। चलिए बच्चों आज के इतना ही।